नमस्कार आप सभी का। मैं एडवोकेट अजीत देवासी। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी आईपीसी का सेक्शन 120 ए जो डिफाइन करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को। मीन्स आपराधिक षड्यंत्र की जो परिभाषा है वो हमारे सेक्शन में दे रखी है। अगर हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो इसकी परिभाषा ये है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर कोई इलीगल कार्य करने के लिए अग्री होते हैं तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाती है। और जो इसका सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर वो कार्य इलीगल नहीं है पर उसे करने के लिए पर अगर वो कार्य इलीगल नहीं है पर उसे करने के लिए अगर कोई इलीगल जो रास्ता ढूंढा जाता है या इलीगल कोई मीन्स का यूज़ किया जाता है तो भी ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगी। ये तो हमारी बात होगी डेफिनेशन की। अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर एक वर्ड आता है इलीगल। तो ये इलीगल होता क्या है? अगर इसकी जो परिभाषा अगर हमें पढ़नी है तो आईपीसी का जो सेक्शन है 43, इसके अंदर जो इलीगल की जो डेफिनेशन है वो दे रखी है। उसके अंदर ये कहा गया कि कोई भी ऑफेंस वो इलीगल है, कोई भी चीज़ जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, मतलब लॉ के द्वारा अवैध है तो वो इलीगल है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए सिविल एक्शन लिया जा सकता है तो वो भी इलीगल है। और ऐसा कोई कार्य मीन्स अ पर्सन हु इज़ बाउंड टू डू अ लीगल वर्क, ऐसा व्यक्ति जो बाउंड है लीगल कार्य करने के लिए पर वो इलीगल कार्य करता है तो भी वो इलीगल कहा जाएगा, इलीगल की श्रेणी के अंदर आएगा। अब हम फिर से जाएंगे सेक्शन 120A के ऊपर। इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमने पढ़े 1 और 2। अब इसका जो प्रोविज़ो है प्रोवाइडेड दे रखा है हम वो पढ़ेंगे एक बार। इसके अंदर एक बार हम डायरेक्ट से पढ़ते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है। इसमें लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनलेस सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन by one or more parties to such agreement is pursuance thereof। मीन्स इसमें कहा गया कि कोई भी एग्रीमेंट जो किसी ऑफेंस के लिए किसी ऑफेंस को करने के लिए करा गया है, मीन्स उसके लिए कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी गई है ऑफेंस के लिए, उसे छोड़ के बाकी के जो भी एग्रीमेंट होंगे वो तब तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कहलाएंगे जब तक उस एग्रीमेंट के एवज में उसके अनुसरण में आगे कोई कार्य नहीं किया गया। मीन्स जो हमने सेक्शन 43 में जो 4 पॉइंट पढ़े थे, मीन्स ऑफेंस, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, सिविल एक्शन एंड द पर्सन हु इज़ बाउंड टू डू अ लीगल वर्क, जो 4 हमने पॉइंट पढ़े थे उसका जो फर्स्ट जो पॉइंट है ऑफेंस, मीन्स अगर ऑफेंस के लिए अगर कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है तो उसे छोड़ के कोई ऑफेंस करने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट बनाया है तो उसे छोड़ के जो बाकी के सिविल एक्शन प्रोहिबिटेड बाय लॉ द पर्सन हु इज़ बाउंड, अगर उसके लिए कोई एग्रीमेंट करता है तो वो तब तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर नहीं आएगा जब तक उस एग्रीमेंट के एवज में आगे कुछ, उस एग्रीमेंट के अनुसरण में आगे कुछ और कार्य नहीं किया गया हो, तब तक वो जो एग्रीमेंट है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर नहीं आएगा। मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। एक व्यक्ति है जो अपनी प्रॉपर्टी का सेल एग्रीमेंट बनाता है सामने वाले व्यक्ति से और उससे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ले लेता है और सेल एग्रीमेंट में ये लिख देता है कि जो बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है आप मुझे वो रिमेनिंग अमाउंट तब देना जब मैं आपको इस टाइम पीरियड के बाद मैं आपको मेरी प्रॉपर्टी सेल डीड करवा के या आपके नाम करवा के दे दूंगा, तब आप मुझे बकाया पैसा दे देना। इसके लिए इन्होंने एक सेल एग्रीमेंट बनाया। सेल एग्रीमेंट बनाने के बाद एक अन्य व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति को ये कहता है कि जो आपने सेल एग्रीमेंट बनाया है आप इस एग्रीमेंट को ब्रीच कर दीजिए, मीन्स इस एग्रीमेंट को तोड़ दीजिए, मैं आपको इसके एवज में उस प्रॉपर्टी के लिए डबल पैसा देता हूँ। तो जो एग्रीमेंट ये तोड़ने की बात करी गई है और एक नया एग्रीमेंट बनाने की बात कही है, तो ये तब तक ये नया एग्रीमेंट बनाने की बात क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नहीं आएगी तब तक इस एग्रीमेंट बनाने के एवज में वह व्यक्ति आगे कोई अनुसरण या आगे कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आता है, तो तब तक ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर नहीं आएगा। ये तो बात हो गई इसकी प्रोविज़ो की। अब हम बात करेंगे जो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक बार हम पढ़ते हैं इसमें क्या दे रखा है बैलेट के अंदर कि इट इज़ इमटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट
और इज़ मेयरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट। मीन्स इसमें दे रखा कि इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है वो इलीगल है नहीं है, इससे इस सेक्शन को कोई मतलब नहीं है। ये तो बात होगी सेक्शन 120A की। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट हमारे केसेस दे रखे हैं, जो हम 2 केस से इम्पोर्टेंट आज हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट केस है वो रहेगा जगदीश जोशी वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2010। इस केस के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने डिफाइन किया गया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर पकड़े जाते हैं तो उनका जो माइंड है वो एक जगह मीट होना चाहिए। मीन्स उस कॉन्स्पिरेसी के लिए उनका माइंड मीट होना चाहिए, उनके लिए उस कॉन्स्पिरेसी के लिए उनके माइंड में सेम ओपिनियन होने चाहिए। ये मतलब उस क्रिमिनल जो कॉन्स्पिरेसी के लिए बहुत इसेंशियल, बहुत इम्पोर्टेंट और इसेंशियल है कि ये चीज़ें इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर होनी चाहिए। मीन्स उन लोगों का माइंड मीट होना चाहिए। और कोर्ट ने जो सेकंड बात करी गई थी वो ये कही गई थी कि ज़्यादातर जैसे कुछ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर हमें एविडेंस नहीं मिलते, डायरेक्ट एविडेंस मिल नहीं पाते। मीन्स कुछ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इतनी सीक्रेटली किसी रूम में होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ लोग किसी रूम में बैठकर और कोई षड्यंत्र रच रहे। तो कोर्ट ने इसी जो जगदीश जोशी वाले केस में हेल्ड किया था कि अगर हमें किसी भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को प्रूफ करने के लिए अगर डायरेक्ट एविडेंस ना मिले तो हम इनडायरेक्ट एविडेंस से भी इसे प्रूफ कर सकते हैं। मीन्स उनकी ऐसी कुछ चीज़ों से भी ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे। मीन्स अगर ऐसी कुछ बात उनकी जो बात हो रखी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, उसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तो कोर्ट कहता है कि उस एवज में अगर वो और भी ऐसा कुछ कार्य करते हैं जिससे ये प्रूफ हो सकता है कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे, तो ये भी एविडेंस के लिए ये भी एक तरह से एविडेंस है और इसे सेकेंडरी एविडेंस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंस भी कहा जा सकता है। ये तो बात होगी इस केस की। और जो एक और केस है बहुत ही पॉपुलर रहा हमारे इंडिया में, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालेनी, जो 1999 के अंदर हुआ था। और ये पॉपुलर इसलिए है कि इसके अंदर हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनका हत्या का ये केस है। तो इसके अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर कोई व्यक्ति जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर है पर उस पर्सन का जो अदर पर्सन के साथ में जो माइंड मीट नहीं हो रहा है, मीन्स उनका माइंड मीट नहीं है उस पर्सन का जो अदर पर्सन है कॉन्स्पिरेसी के अंदर, क्योंकि वो व्यक्ति उनके साथ में था जब ये कॉन्स्पिरेसी हो रही थी पर वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं था। वो बस उसे ये पता था कि ये लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, वो उनके साथ में घूमता था, उठता था, बैठता था, पर उस कॉन्स्पिरेसी के अंदर इंक्लूड नहीं था। तो कोर्ट ने ये कहा था कि ये व्यक्ति इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर नहीं आता है। इसके लिए जो फर्दर ट्रायल है, जो फर्दर सेक्शन दे रखे हैं हमारे आईपीसी में, उसके अंदर इसको ट्रायल किया जा सकता है, पर सेक्शन 120A है उसके अंदर इसको ट्रायल नहीं किया जा सकता। तो ये मेजर 2 सेक्शन हमारे जो मेजर 2 केस है ये 120A के लिए, ये हमें ज़रूर पढ़ने चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बहुत से जो जुडिशरी एग्ज़ाम होती है जितने भी स्टेट की होती है उसके लिए किसी न किसी टाइम पे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बात तो हो गई है सेक्शन 120A की। अब हम बात करेंगे जो सेक्शन 120B दे रखा है, वो उसकी बात करता है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जो फर्स्ट पनिशमेंट इसमें दे रखा है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है ऐसे ऑफेंस के लिए जिसकी ऑफेंस की पनिशमेंट आईपीसी के अंदर लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ या 2 साल से अधिक दे रखी है, तो जो सज़ा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए ऐसे ऑफेंसों के लिए, उनके लिए भी यही सज़ा रखी जाएगी, ऐसा माना जाएगी जैसे इन्होंने ही एक ऑफेंस किया है। अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसी ऐसा ऑफेंस के लिए करते हैं जिनकी सज़ा डेथ तक है, मीन्स कोई किसी को मारने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रच रहा है, तो उसके लिए भी यही सज़ा रहेगी। अब हम बात करेंगे जो 2 साल से कम वाले जो इम्प्रिजमेंट दे रखा है आईपीसी के अंदर, अगर उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके लिए 6 महीने तक की सज़ा या फाइन या 6 महीने की सज़ा या दोनों कोर्ट आदेश कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो ये सेक्शन 120A और सेक्शन 120B डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को आसानी से समझ आ गया होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।